देखिए, मोटर व्हीकल अधिनियम जो है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 या मोटरयान अधिनियम 1988, इसकी धारा 19 देखना है। धारा 19 जो है वो कहता है अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से निवृत्त यानी अयोग्य करने या उसे जब्त करने की शक्ति। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है किसी भी व्यक्ति की जो है चालन अनुज्ञप्ति से उसको अयोग्य घोषित कर सकता है या उसको जब्त कर सकता है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जब अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है अनुज्ञप्ति को जो है जब्त कर सकता है या उसके अयोग्य घोषित कर सकता है आपको। तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि चालन अनुज्ञप्ति की धारण करने से अयोग्य कौन घोषित कर सकता है? अनुज्ञापन प्राधिकारी। कब कर सकता है? सुनवाई का अवसर देने के बाद। अनुज्ञापन प्राधिकारी आपकी जो चालन अनुज्ञप्ति है उसको जब्त कर सकता है या आपको अनुज्ञप्ति के अयोग्य घोषित कर सकता है। तो कौन घोषित करता है? अनुज्ञापन प्राधिकारी। कब कर सकता है? जब आपको सुनवाई का युक्ति युक्त मौका दे दिया हो उसने। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर या सुनवाई का अवसर देने के बाद। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के बाद। तो किन लोगों से की जा सकती है? तो इसमें 8 प्रकार बताए गए हैं उन लोगों के, या 8 तरीके, 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार के लोगों की जो है अनुज्ञप्ति को वो वापस ले सकता है या उसके अयोग्य घोषित कर सकता है। पहला वो व्यक्ति है जो अभ्यासिक अपराधी हैं, हैबिचुअल अपराधी हैं या अभ्यासिक शराबी हैं। तो इन दोनों लोगों की वो अनुज्ञप्ति क्या कर सकता है? वापस ले सकता है या इनको अनुज्ञप्ति के अयोग्य घोषित कर सकता है। अभ्यासिक अपराधी हैं या अभ्यासिक शराबी। दूसरा, एनडीपीएस पदार्थ के आदी हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की भी अनुज्ञप्ति को वापस लिया जा सकता है या उसके अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा कहता है संज्ञेय अपराध में मोटरयान का इस्तेमाल किया है, मोटरयान का इस्तेमाल किसी संज्ञेय अपराध में किया है, तो ऐसे लोगों की भी अनुज्ञप्ति वापस ली जा सकती है या अनुज्ञप्ति के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला हो गया अभ्यासिक अपराधी या अभ्यासिक शराबी। दूसरा है एनडीपीएस पदार्थ का व्यसनी है, ड्रग्स लेता है। तीसरा, संज्ञेय अपराध में मोटर व्हीकल या मोटरयान का इस्तेमाल किया है उसने। चौथा, पूर्व आचरण से दर्शित होता है कि यान चलाने से जनता को खतरा है, मतलब इस तरीके से वाहन चलाता है लापरवाही तरीके से, और पहले के जो आचरण है उसको कई लोग कहते हैं ना, कई लोग चलाते हैं ना लापरवाही तरीके से, तो पहले भी उसका ऐसे ही आचरण रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है। तो पूर्व आचरण से दर्शित होता है कि यान चलाने से किसको? जनता को खतरा हो सकता है, ठीक तरीके से वाहन नहीं चलाता, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो अनुज्ञप्ति वापस ली जा सकती है। इसके अलावा पांचवा है कपट द्वारा चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की, गलत जानकारी देके कपट करके जो है लाइसेंस प्राप्त कर लिया था, तो ऐसे व्यक्ति की भी चालन अनुज्ञप्ति वापस ली जा सकती है। कपट किसी भी प्रकार का हो सकता है, झूठा एड्रेस लिखा दिया, झूठा पता लिखा दिया, झूठी आयु दिखा दी, झूठा मेडिकल लगा दी, कुछ भी हो सकता है। तो कपट द्वारा चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली, तो ऐसे व्यक्तियों की भी अनुज्ञप्ति वापस ली जा सकती है। इसके अलावा छठवा कहता है ऐसा कार्य किया है जिससे जनता को खतरा या न्यूसेंस होने की संभावना है। ऐसा कोई कार्य किया है उसने जिससे जनता को खतरा है या न्यूसेंस हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की भी जो अनुज्ञप्ति जो है वापस ली जा सकती है। सातवां है परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, जो परीक्षा मैंडेटरी बना दी है वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या परीक्षाओं में बैठने में असफल रहा, बैठ ही नहीं पाया, है ना, तो जो मौके मिलते वो गवा दिए, तो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की या परीक्षा में बैठने में असफल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी चालन अनुज्ञप्ति जो है वापस ली जा सकती है या जब्त की जा सकती है। आठवां है लास्ट इसका जो है 18 वर्ष से कम आयु के मामले में ऐसे व्यक्ति का धारक देखभाल नहीं करता है या देखभाल करने के लायक नहीं हो गया, नहीं रह गया है। तो ये तो आप जानते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बगैर गियर वाली, पुण्य पढ़ा था, मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिया जा सकता है। वो कब दिया जा सकता है? जब जो भी उस पर कंट्रोल लगता है बालक पे, उसका धारक है, वो उसकी गारंटी दे देता है लिखित में। तो अब उसी व्यक्ति की कह रहे हैं कि जो 18 वर्ष से कम आयु के मामले में जो है उसका जो धारक है उसकी देखभाल करने लायक नहीं रह गया है या उसकी देखभाल नहीं करता है, तो उसकी चालन अनुज्ञप्ति जो है वापस ले ली जाएगी। अब किसकी गारंटी पे देंगे? इसीलिए तो इसमें 3 फैक्ट और हैं फिर लास्ट में, कि जब इस प्रकार की जो अनुज्ञप्ति जो है जब्त की जाती है या वापस ली जाती है, तो पहले अपराध की दशा में 3 माह के लिए निलंबन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो आप पढ़ लोगे याद हो जाएगा।
तो पहले अपराध की दशा में जो है निलंबन होगा अनुज्ञप्ति का, कितने माह के लिए होगा? 3 माह के लिए। पहला अगर अपराध किया है तो 3 माह के लिए निलंबन किया जाएगा। दूसरा या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जो निलंबन होगा वो चालान अनुज्ञप्ति जो है जब्त हो जाएगी। पहली बार में करता है तो 3 माह के लिए सस्पेंड होगा लाइसेंस एक तरीके से, और दूसरा और पश्चातवर्ती अपराध करता है तो परमानेंट जो है अनुज्ञप्ति क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ठीक है। अनुज्ञप्ति वापस लेने के बाद जो है नाम, ये तो कॉमन बात है कि नाम जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा कि किन किन की अनुज्ञप्ति जो है वापस ले ली गई। पब्लिक डोमेन मतलब इनकी साइट वगैरह जो होती है सबको पता पड़े कि किन किन लोगों की जब्त हो चुकी, उसमें डाल दिया जाएगा। तो पब्लिक डोमेन में नाम डाला जाएगा जब लाइसेंस जब्त हो जाता है तब। अब ये अपील का अधिकार है लास्ट में। जो व्यक्ति इस आदेश से व्यथित है वो 30 दिन के भीतर जो है विहित प्राधिकारी को क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। जो अनुज्ञप्ति की जब्ती हुई है उससे जो भी व्यक्ति दुखी है, उसको लगता है कि उसकी गलत तरीके से अनुज्ञप्ति जब्त कर ली गई है, तो ऐसा व्यक्ति 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। विहित प्राधिकारी क्या करेगा? जिस अधिकारी ने भी या जिस अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देने के बाद उसको भी सुनेगा। ये तो अपील का क्या कहते हैं प्रोसीजर है ना। अब अपील विहित प्राधिकारी है, विहित प्राधिकारी अपील सुन रहा है तो दोनों पार्टियों को सुनेगा। जो अपील कर रहा है उसको भी सुनेगा और जिसने लाइसेंस निरस्त किया उसको भी सुनेगा कि भैया आपने जो अनुज्ञापन प्राधिकारी था उसको भी सुनेगा कि भाई आप बताएं कि क्यों आपने अनुज्ञप्ति को जो किया है जब्त कर लिया है। तो अनुज्ञापन प्राधिकारी को भी सुनेगा और जिसने आवेदन किया उसको, दोनों को सुनने के बाद क्या करेगा? अपना फैसला देगा। ठीक। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 20। इसमें केवल इतना। सेक्शन 20 है न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति। अब न्यायालय कब कर सकता है भाई? न्यायालय भी कर सकता है। न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति जो है आपकी सेक्शन 20 में दे रखी। न्यायालय जो है निरस्त कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति। निरस्त का मतलब अयोग्य घोषित करने की शक्ति। न्यायालय भी अयोग्य घोषित कर सकता है आपको वाहन चलाने के लिए। तो न्यायालय कब कर सकता है? न्यायालय दोष सिद्धि पर कर सकता है। ठीक है। न्यायालय कब कर सकता है? जो न्यायालय है, न्यायालय दोष सिद्धि पर, सिद्धि पर न्यायालय कब कर सकता है आपको अयोग्य वाहन चलाने के लिए? जब आपकी दोष सिद्धि होती है किसी अधिनियम के तहत। दंड देने के अतिरिक्त, दंड देने के अतिरिक्त मतलब दंड भी देगा, उसके अतिरिक्त आपकी चालान अनुज्ञप्ति भी वो कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। चालान अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए उतनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगा जितनी वह आवश्यक समझे, उतनी अवधि के लिए चालन चालन अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर सकेगा जितना वह आवश्यक समझे।
आवश्यक समझे। मतलब यह है कि इसमें अवधि नहीं दे रखी कि न्यायालय कितनी अवधि के लिए आपको एगो घोषित करेगा। तो न्यायालय दोष सिद्धि पर कर सकता है जब किसी मामले में दोष सिद्धि होती है और मोटर व्हीकल संबंधी कोई अपराध है या मोटर एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, किसी की दुर्घटना हो गई, तो दंड के अतिरिक्त, मतलब दंड तो देगा ही देगा, उसके अलावा आपकी चालन अनुज्ञप्ति को भी जो है क्या कर सकता है, उसको लिए आपको आयोग घोषित कर सकता है। और कितनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए न्यायालय आवश्यक समझता है उतनी अवधि के लिए आपको चालन अनुज्ञप्ति धारण करने से आयोग घोषित कर सकेगा। परंतु है, परंतु इसमें एक परंतु धारा 183 सेक्शन 183 में क्या है, यहाँ लिख लीजिए ताकि याद आ जाएगा, अत्यधिक गति से वाहन चलाना। गति से वाहन चलाना, ठीक है। 183 में है अत्यधिक गति से वाहन चलाना, से दंडनीय मामलों की दशा में पहले एवं दूसरे अपराध की दशा में लागू नहीं होंगे। से दंडनीय मामलों में पहले एवं दूसरे अपराध की दशा में लागू नहीं होंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर केवल आपने अत्यधिक गति से तेज वाहन चलाया है, वो पहली बार और दूसरी बार, मतलब 2 बार अपराध किया है बस अभी, तो ऐसे में आपकी अनुज्ञप्ति वगैरह जो है जब्त वगैरह नहीं की जाएगी न्यायालय द्वारा, ठीक है। हाँ, तीसरी बार करोगे तो कर लेगा न्यायालय। अगर आप तेज गति से वाहन चलाने के आदी हैं और पहली बार और 2 बार ऐसा अपराध कर चुके हैं, तो पहली और दूसरी बार में ये नियम लागू आप पे नहीं होगा। ये नियम लागू तब होगा जब तीसरी बार आप पकड़े जाते हैं अत्यधिक गति से वाहन चलाने के लिए, तब आपकी जो है अनुज्ञप्ति जब्त की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है 132 एक सी लिखा है, जो समाप्त हो चुका है, ठीक है, उसमें लिखा है लेकिन ये धारा समाप्त हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए सीधा लिखते हैं अगला सेक्शन 134। 132 का 1 और सी लिखा है, ये धारा ही समाप्त हो गई है, ठीक है। तो 134 में जो है दुर्घटना है, 134 में दुर्घटना है। दुर्घटना क्षति, और उसके अलावा जो है क्षति में ड्राइवर के कर्तव्य, दुर्घटना क्षति में ड्राइवर के कर्तव्य, तो केवल दुर्घटना लिख लिया मैंने, ड्राइवर वगैरह के कर्तव्य के मामले में निर्णयता अयोग्यता 1 माह की अवधि के लिए होगी। के मामले में सीधा लिख लीजिए अयोग्यता कितने माह के लिए होगी, 1 माह के लिए होगी। ये ड्राइवर वगैरह के हैं, जो दुर्घटना वगैरह हो जाती है ना, उसमें ड्राइवर के कर्तव्य वगैरह अपनी कर्तव्यों से अपेक्षा करता है। एक्सीडेंट हो गया तो मान लो आप ड्राइवर हो, एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हो जाता है, तो आपका कर्तव्य होता है कि भाई जो भी एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसका आप भग गए, फरार हो गए, अपना कर्तव्य नहीं किया, अपना ड्यूटी नहीं किया, ठीक है, लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया, मान लो गलती से हो गया, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर हो गया तो फिर उसका जो भी व्यक्ति उसको ले जाइए, इलाज कराइए। नहीं कर रहे हैं आप, अपने कर्तव्यों की पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है लाइसेंस जो है रखने के लिए उसको 1 माह के लिए जो है क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 134 के मामले में यानी कि उनको 1 माह के लिए जो है क्या कर दिया जाएगा, लाइसेंस धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा है सेक्शन 183 है कि 85 185, ये क्या है, ये जो है अक्षम व्यक्ति है, एक तरीके से मोटर यान चलाने के लिए अयोग्यता है, अयोग्य। मोटर यान चलाने के केवल एक शब्द लिखा है, 185 पढ़ेंगे पूरा इसका आ जाएगा। तो मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्यता वाले व्यक्ति ये अयोग्य हो गए हैं, मोटर यान चलाने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो चुके हैं, तो ऐसे मामले में अयोग्यता 6 माह के लिए होगी।
के मामले में अयोग्यता 6 माह के लिए होगी, 6 माह के लिए होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वाहन चलाने के लिए, तो 6 माह के लिए उनका लाइसेंस क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया, या 6 माह के लिए वो लाइसेंस चलाने से या वाहन चलाने से क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति। ठीक। इसके अलावा 184 है, 184, 184 जैसे ऊपर पढ़ा था आपने, अत्यधिक गति, 183 में अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना, ये उसी का आगे का बढ़ा हुआ रूप है, ये खतरनाक तरीके से वाहन चलाना है। ठीक है, ये खतरनाक तरीके से वाहन चलाना है 184 में। अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता हुआ पाया जाता है, कैदी दंडनीय अपराध की दशा में पुनः दोष सिद्धि में 5 वर्ष, पुनः दोष सिद्धि में 5 वर्ष के लिए के मामले में, पुनः दोष सिद्धि के मामले, पुनः दोष सिद्धि पर 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं और आपने दोबारा उस तरीके का अपराध किया, पहली बार छूट गया, दोबारा अगर उसी तरीके का अपराध किया है, तो 5 साल के लिए जो है आपकी अनुज्ञप्ति क्या हो सकती है, जब्त हो सकती है। ये डेटें याद रखना सबकी, इनमें से किसी एक पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसीलिए लिख रहे हैं इनको। 189 देखिए, सबके लिए अलग अलग दे रखा है। 189 का ऐसे संबंधित है, दौड़ गति का मुकाबला, मुकाबला लिख लीजिए। रेसिंग कहते हैं ना, जिससे रेसिंग लगा रहे हैं, होड़ लगती हुई हम कौन आगे निकलता है, वो वाला है 189। रेसिंग करते हैं आप, दौड़ करते हैं, मुकाबला करते हैं, इस इन अपराधों की दशा में 2 वर्ष के लिए, से दंडनीय अपराधों की दशा में सीधा लिख देते हैं के मामले में 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर इस तरीके का अपराध है, मुकाबला वाला अपराध, तो ऐसे अपराधों में 2 वर्ष के लिए आपकी अनुज्ञप्ति जब्त हो जाएगी, या कह लो आप धारण करने के अयोग्य हो जाएंगे, कोई मतलब की आपकी अनुज्ञप्ति नहीं रह जाएगी। 192 ये कहता है रजिस्ट्रीकरण के बिना यार्ड चलाना है, बिना रजिस्ट्रेशन, बस इतना ही लिख लीजिए याद रहने के लिए, बाकी आप सेक्शन देख लेंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के यान चलाने के लिए 185 मत व्यक्ति है, एक मिनट, 185, हाँ तो वही मैंने, मत व्यक्ति है, अयोग्यता, अयोग्यता लिखी ना, अयोग्यता किसी भी तरीके से हो सकती है, शारीरिक अयोग्यता, अयोग्यता लिखा उसमें, तो अयोग्यता किसी भी तरीके से हो सकती है। आप अयोग्य हो गए हो मोटरयान चलाने के लिए, मानसिक शारीरिक रूप से अयोग्य हो गए हो, या मत हो, कोई भी, तो कुल मिला के अयोग्य है, आप वाहन चलाने लायक नहीं रह गए, और अगर दोबारा चलाते हो तो उसके मामले में 6 माह के लिए। ठीक। अब 192 क्या कहता है, बिना रजिस्ट्रेशन के वगैरह वाहन चलाते हो, तो ऐसे अपराध की दशा में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियोग्य कर दिया जाएगा, 1 वर्ष की अवधि के मामले में, 1 वर्ष की अवधि के लिए, वर्ष के लिए, बस इतना लिख लीजिए, ये एक ठीक नहीं बना, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के ही वाहन चलाए जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, वाहन चला रहे हो, तो ऐसे में अगर पकड़े जाते तो 1 वर्ष के लिए है, अनुज्ञप्ति धारण करने से क्या हो जाओगे, अयोग्य घोषित हो जाओगे। ये कह रहा है धारा 184 के मामले में खतरनाक, इसमें देखिए सेक्शन 184 की दशा के मामले में अयोग्यता बनी रहेगी जब तक कि
क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए आपका अयोग्य घोषित कर दिया था, और अयोग्यता तब तक बनी रहेगी जब तक परीक्षण उत्तीर्ण कर अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान नहीं कर देता। जब तक कि परीक्षण उत्तीर्ण कर अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान नहीं कर देता। मतलब यह है कि अगर आप खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे थे, तो जो आपकी अनुज्ञप्ति जो है 184 में कितनी अवधि के लिए की गई थी, 5 वर्ष के लिए। तो इसमें फिर आपको जो है, जब आपकी आयु तक समाप्त हो जाती है उसके बाद भी आपको वही है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है उसको समाधान करना पड़ेगा कि नहीं बस सब हम ठीक है, चलाना अच्छे से हमें चलाना आ गया। तो आपको दोबारा से परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी और अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान करना पड़ेगा कि बिल्कुल अब जो है आप गाड़ी चलाना ठीक तरीके से सीख गए हैं, बिल्कुल तरीके से आप वाहन चलाते हैं। तो इसके लिए आपको परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। ठीक, ये अवधियां याद रखना हर मामले में अलग अलग है। न्यायालय जब करता है उन मामलों में, न्यायालय के द्वारा होती हैं तो उन मामलों में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग अवधियां हैं, किसमें कितने वर्ष के लिए जो है लाइसेंस सस्पेंड एक तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन आपका 21, कुछ मामलों में चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन। कुछ अन्य मामले हैं उनमें भी हो सकता है। सेक्शन 21 कहता है कुछ मामलों में चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन। ठीक है, तो कुछ मामलों में चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन, किसी भी प्रकार से जो है निलंबन हो सकता है। इसमें लिखना है धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध की दशा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति कारित हो जाती, ये अब मृत्यु घोरोपति हो गई है, ये कह रहा है धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध की दशा में, के अधीन दंडनीय अपराध की दशा में, ठीक है, दंडनीय अपराध की दशा में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या क्या हो जाता है, घोरोपति कारित हो जाती है। या तो मृत्यु हो गई या क्या हुआ, घोरोपति जो है कारित हो गई, खतरनाक तरीके से वाहन चलाया और उसमें क्या हुई, कोई की मृत्यु हो गई या घोरोपति हो गई। तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने मामला रजिस्टर्ड किया है, तो मामला रजिस्टर्ड के साथ साथ जो है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा, तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा द्वारा जिसने मामला रजिस्टर्ड किया है, रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, जिसने मामला रजिस्टर्ड किया है, क्या कर सकता है, 6 माह की अवधि तक, अथवा यदि उन्मोचन या दोषमुक्ति किया गया है तो उस आदेश तक निलंबित बनी रहेगी। यहां से लिख लीजिए, 6 माह की अवधि तक यदि
उन्मोचन या दोष मुक्ति, दोष मुक्ति के आदेश तक क्या बनी रहेगी, निलंबित बनी रहेगी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर 184 वाला खतरनाक तरीके से आपने वाहन चलाया, वाहन चलाने के बाद दुर्घटना हो गई, उसमें या तो किसी की मृत्यु हो गई या गोरुपति हो गई, तो जिस पुलिस वाले ने भी आपका मामला रजिस्टर्ड किया है वो आपके जो है जो अपराध किया वो तो ठीक ही है, वो अपराध किया उसकी सजा तो आपको मिलेगी मिलेगी, अपराध के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो आपकी जो है लाइसेंस को भी जब्त कर लेगा। और वो अवधि कितनी होगी, 6 माह की अवधि होगी। 6 माह के लिए वो आपका वो बात अलग है कि आपको आदेश मिल जाता, उन्मोचन कर दिया जाता, आपको 2 ही महीने में उन्मोचन कर दिया, 1 ही महीने में उन्मोचन कर दिया, या डिस्चार्ज कर दिया। तो उन्मोचन या डिस्चार्ज की अवधि तक या फिर 6 माह की अवधि तक आपका जो लाइसेंस है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अपराध करने के ऑटोमेटिक मान लो कि 6 माह के लिए निरस्त हो जाएगा। ठीक है, पुलिस अधिकारी आपका जो है लाइसेंस भी जब्त कर लेगा, 6 माह के लिए सस्पेंड हो जाएगा। वो बात अलग है कि आप उन्मोचित हो जाते हो या डिस्चार्ज हो जाते हो। उन्मोचित या डिस्चार्ज हो जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो लाइसेंस वापस मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ऐसा पुलिस अधिकारी निलंबन की सूचना अधिकारिता रखने वाले किसको देगा, न्यायालय को देगा। ये तो खैर लिखने का पॉइंट नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऐसा अधिकारी, ऐसा पुलिस अधिकारी, ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधिकारी है जिसने लाइसेंस जब्त किया है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी निलंबन की सूचना किसको देगा, ये भी लिख लीजिए, निलंबन की सूचना, सूचना अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को देगा। वाले न्यायालय को देगा। न्यायालय को कुल मिलाकर जी पेश कर देते हैं, पूरा आपका लाइसेंस ही जब्त कर लेते हैं और पेश कर देते हैं। नहीं है तो न्यायालय मंगा लेता है कि भैया आपका जब्त हो गया, पेश करो। ठीक है, न्यायालय अनुज्ञप्ति पर प्रश्नांकन करेगा जिसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी। न्यायालय अनुज्ञप्ति पर क्या करेगा, प्रश्नांकन करेगा। जिसकी सूचना किसको दी जाएगी, अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी। जिसकी सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी। जैसे आप जमानत लेते हो तो न्यायालय प्रश्नांकन कर देता ना, आपकी जमीन की किताब है उस पर कर देता, वैसे ही लाइसेंस पे कर देगा। ठीक है, वैसे ही लाइसेंस पे प्रश्नांकन कर देगा और जिसने भी जारी किया था अनुज्ञापन प्राधिकारी उसको उसकी सूचना दे दी जाएगी कि भैया इनका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, यदि दोष मुक्ति या उन्मोचन किया जाता है तो न्यायालय प्रश्नांकन को रद्द कर देगा, ये तो कॉमन बात है। यदि क्या किया जाता है, दोष मुक्ति, यदि दोष मुक्ति या उन्मोचन किया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, प्रश्नांकन निरस्त कर देगा। ये तो कॉमन बात है कि भाई जब आपकी दोष सिद्धि हो गई या उन्मोचन हो गया तो न्यायालय ने जो प्रश्नांकन लगाया था, टीप लगाई थी एक, वो क्या कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, अगर दोष सिद्धि हो जा, दोष मुक्ति हो जाती है या उन्मोचन हो जाता है तो जो आपका जो टिप्पणी लगी है या फिर प्रश्नांकन लगा है न्यायालय द्वारा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये कुछ अन्य मामले हो गए। ठीक है, सेक्शन 22 कहता है दोष सिद्धि पर चालान अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दीकरण। अब ये दोष सिद्धि की ही बात कह रहा है सेक्शन 22। सेक्शन 22 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 22 कहता है दोष सिद्धि पर दोष सिद्धि पर चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दीकरण, चालन अनुज्ञप्ति का
निलंबन या रद्दकरण। ये दो सिद्धि के बाद है भाई, दो सिद्धि हो गई। अगर लाइसेंस वगैरह धारी करे हो, मोटरयान वाला कोई अपराध किया है तो उसके बारे में ये कह रहा है। ये कहता है मोटरयान को खतरनाक रूप से चलाने के कारण, देखिए इसमें मोटरयान को खतरनाक रूप से चलाने के कारण, मोटरयान को खतरनाक तरीके से चलाने के कारण, ठीक है। भाषा कुछ ज्यादा है मोटर व्हीकल एक्ट में, लेकिन सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट और जी चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है तो लिखना पड़ेगा अपन, है ना। हालांकि आपके बैरक में इससे भी ज्यादा लिखा है, ठीक है। मोटरयान को, लेकिन अपन ने क्या करा उसका जो लिख लिया जो इंपॉर्टेंट है। तो मोटरयान को खतरनाक तरीके से चलाने के कारण, जैसा कि धारा 184 में पढ़ने, तो सीधा लिख ली, सीधा लिख, इतना ही बहुत है। मोटरयान को खतरनाक तरीके से चलाने के कारण एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के अपराध के लिए, के कारण, सीधा लिखेंगे इसमें, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहति, दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो गया, मृत्यु या घोर उपहति या घोर उपहति, ठीक है। तो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोष सिद्धि किए जाने पर, कारित किए जाने के लिए, दोष सिद्ध किए जाने पर, दोष सिद्ध कर दिया जाता है अगर आपको, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। सीधा लिखेंगे तो न्यायालय, सीधा लिखेंगे न्यायालय ऐसी अनुज्ञप्ति को, ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा, कर सकेगा, इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। पूरा सार निकल आया कि भाई न्यायालय, अगर कोई व्यक्ति जो है खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है और दो या एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु कर चुका है या घोर उपहति कर चुका है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति जब दोष सिद्ध करता है तो ऐसे व्यक्तियों की जो है अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है। कितनी अवधि की, जितना न्यायालय उचित समझे उतनी अवधि के लिए जो है उसकी अनुज्ञप्ति को जो है क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। पुनः दोष सिद्धि या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में भी चालन अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है, ठीक है। इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं ये वाली बात कि अगर आदमी दोबारा पहली बार में जब जब थोड़ा तो दोबारा करता है या उसके बाद करता है तो भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी अनुज्ञप्ति को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है या अभिरक्षा में ले सकता है, ठीक है। रद्द की जा सकती ऐसी अनुज्ञप्ति जो रद्द की गई है न्यायालय अपनी अभिरक्षा में ले लेगा एवं उसे पृष्ठांकित करेगा। ऐसी अनुज्ञप्ति को न्यायालय अभिरक्षा में लेगा एवं उसे पृष्ठांकित करेगा। ये तो आप जानते हो कि भाई अनुज्ञप्ति जब जब्त हो रही है तो फिर उसको अभिरक्षा में लेना पड़ेगा न्यायालय को, या तो न्यायालय की अभिरक्षा में पहले से ही हो, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले ने जब्त कर दी न्यायालय पे पहुंचा दी, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर पहले से न्यायालय के पास नहीं है, फाइलों में नहीं लगी, तो न्यायालय उस व्यक्ति से कहेगा कि भैया पेश करो, टाइम देगा उसे, तो उस अनुज्ञप्ति को अपने पास ले लेगा, अभिरक्षा में ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस पर पृष्ठांकन करेगा न्यायालय। ये प्रक्रिया है। तो न्यायालय क्या करेगा, उसको पृष्ठांकन करेगा। पृष्ठांकित अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसने उसे जारी किया था या अंतिम बार नवीनीकृत किया, ये भी लिखने की जरूरत है। अब पृष्ठांकित जो अनुज्ञप्ति है, स्वाभाविक सी बात है न्यायालय किसको भेजेगा,
जिसने भी उसे जारी किया था या नवीनीकृत किया था उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी। उसको भी तो पता पड़े। अब आरटीओ को वालों को पता ही नहीं कि भाई लाइसेंस निरस्त हो गया, न्यायालय ने कर दिया, तो उनको पता पड़ता है, फिर वो डोनेम वगैरह में उसमें डाल देते हैं, वहां से सस्पेंड कर देते हैं। जब उसका डाटा निकाला जाता है सस्पेंडेड बताता है, ठीक है। इसीलिए ये कह रहा है कि जब न्यायालय जो लाइसेंस है उसको निरस्त कर देता है, अब जबरदस्ती इसीलिए नहीं लिख रहे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो अपने कॉमन सेंस की बात है कि न्यायालय किसको भेजेगा, जो अनुज्ञप्ति जिसने जारी की थी, पहले भी वो बात लिख चुके हैं। इसीलिए तो न्यायालय क्या करेगा, उस अधिकारी को जिसने अनुज्ञप्ति दी थी या उसका नवीनीकरण किया था अंतिम बार, उसको वो जो है सूचना भेजेगा कि भाई इनका लाइसेंस जो है निलंबित कर दिया गया है। अब वो अधिकारी क्या करेगा, वह अधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबन की अवधि तक अपने पास सुरक्षित रखेगा, उसके बाद उस व्यक्ति को वापस कर देगा। तो यहां लिख लेते हैं, वह अधिकारी, सीधा लिख रहा हूं मैं, वह अधिकारी अनुज्ञप्ति को अपने पास रखेगा। पुस्तक में लिख लिए जिसने उसे जारी किया था, जिसने उसे जारी किया था, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो वही कौन सा अधिकारी आ गया बीच में। तो वह अधिकारी जिसने उसे जारी किया था वह अनुज्ञप्ति को अपने पास रखेगा और जैसे ही अवधि समाप्त हो जाती है उस व्यक्ति को लौटा देगा। और बाकी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो जानते हैं, जैसे ही अवधि समाप्त हो जाएगी उसको लौटा दी जाएगी। किसको लौटा दी जाएगी, मान लो 2 साल के लिए हुआ या 6 महीने के लिए हुआ, तो 6 महीने तक ये जिस अधिकारी ने अनुज्ञप्ति जारी की थी वो अपने पास रखेगा। उसके बाद जैसे 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो जिस व्यक्ति की अनुज्ञप्ति थी उसको वापस कर दी जाएगी, ठीक है, जब्त हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक वह व्यक्ति नए सिरे से चालन क्षमता परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर लेता, ठीक है। सीधा इसमें लिख ही देते हैं। अब समय अवधि के बाद, एक मिनट, समय अवधि नहीं, इसमें लिखेंगे निलंबन की अवधि के बाद, निलंबन की अवधि के बाद अनुज्ञप्ति वापस कर दी जाएगी। वापस कर दी जाएगी, वापस उसी की करी जाएगी जिसकी है। तो अनुज्ञप्ति के जो निलंबन अवधि है उसके बाद अनुज्ञप्ति वापस कर दी जाएगी, ठीक है। परंतु ऐसी अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक नए सिरे से चालन क्षमता परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर देता। परंतु भी लगा इसमें, परंतु नए सिरे से, सीधा लिख लेते, नए सिरे से चालन परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। चालन परीक्षण परीक्षा, मतलब जिस व्यक्ति की अनुज्ञप्ति जब्त हो गई थी वापस तो हो जाएगी, लेकिन उसको फिर से टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी उसकी जो है अनुज्ञप्ति वापस दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है, ऐसा नहीं कि वो सोचे कि भाई मेरी दोस्त 5 साल के लिए, बोले मान लो किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई, अब वो व्यक्ति सोचे 5 साल तक भाई कैसे रहूंगा, एक काम करता हूँ नवीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर देता हूँ, तो नहीं कर पाएगा वो। जितनी अवधि के लिए उसका लाइसेंस निरस्त हुआ है या जब्त हुआ है, उतनी अवधि के लिए वो नवीन आवेदन भी नहीं कर पाएगा, याद रखें, ठीक है। मतलब फिर मतलब क्या रहा फिर अनुज्ञप्ति जब्त करने का, अगर वो नवीन आवेदन कर सकता है तो फिर अनुज्ञप्ति जब्त करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो दूसरी बनवा लेगा, है ना। तो जितनी अवधि के लिए निलंबन हुआ है उतनी अवधि के लिए वो नवीन आवेदन भी नहीं कर पाएगा, ये बात भी आपको याद रखना है, या लिखना चाहे लिख सकते हैं। नवीन आवेदन भी नहीं कर पाएगा उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए उसकी जो है अनुज्ञप्ति निरस्त हुई है, तो उतनी अवधि के लिए वो जो है आवेदन भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि दोबारा बनवा लो बोले,
वो जब्त हो गई, बोले एक और बनवा लेते हैं, क्या है। तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। काफी बड़े सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है निर्हरता आदेश का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। जो निर्हरता आदेश है या कह लीजिए अयोग्यता जो है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उतनी अवधि के लिए चालान अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अयोग्य रहेगा, ये प्रभाव है उसका। उतनी अवधि के लिए चालान अनुज्ञप्ति धारित उतनी अवधि के लिए चालान अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अयोग्य होगा। करने के अयोग्य होगा मतलब उतनी अवधि तक चालान अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकता जितनी अवधि के लिए उसका निलंबन हुआ है, ठीक है। ये प्रभाव है दूसरा। और यदि पहले से ही अनुज्ञप्ति धारित की हुई है तो उतनी अवधि के लिए निलंबित रहेगी। और यदि पहले से ही अनुज्ञप्ति धारित किए हुए हैं अनुज्ञप्ति धारित किए हुए हैं तो उतनी ही अवधि के लिए क्या रहेगी, निलंबित रहेगी। जो अनुज्ञप्ति है उतनी ही अवधि के लिए क्या रहेगी, निलंबित रहेगी, अगर पहले से धारित की हो। एक तो अगर अपराध किया है, अयोग्य हो चुका है, तो फिर नया आवेदन नहीं कर पाएगा व्यक्ति। जितनी अवधि के लिए भी अयोग्य है उतनी अवधि तक आवेदन नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति पहले से ही लाइसेंसी है तो जो उसका लाइसेंस है उतनी अवधि के लिए, जितने के लिए उसे निलंबित अयोग्य घोषित किया उतनी अवधि के लिए वो क्या बना रहेगा, सस्पेंड बना रहेगा, निलंबित बना रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अपील की गई है, यदि अपील की गई है, अपील की गई है मतलब कोई व्यक्ति दुखी है उसने अपील कर दी। हाँ, जो व्यक्ति अपील कर दी तो अपील न्यायालय के आदेश से निलंबित किया जाएगा। यदि अपील की गई है तो अपील के आदेश के अधीन ही निलंबित किया जाएगा। लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस जो है उसका अगर अपील कर देता है तो फिर अपील के अधीन ही जो है उसका लाइसेंस क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। अब बात आती कि भाई अयोग्यता हट गई है। अयोग्यता अगर हट जाती है तो ऐसा व्यक्ति अयोग्यता हटने के लिए 6 माह बाद ऐसा आवेदन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ये व्यक्ति को है कि 6 माह बाद आवेदन कर पाएगा कि भैया हटा दी जाए हमारी अयोग्यता। ऐसा व्यक्ति 6 माह बाद अयोग्यता हटाने के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। आपको अयोग्यता लगे हुए 6 माह हो गए, 6 माह के बाद जो है आप आवेदन कभी भी कर सकते हो कि श्रीमान हमारी अयोग्यता हटा ली जाए, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो ये 6 माह ये इंपॉर्टेंट अवधि है
कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है तो वो कितने माह बाद आवेदन कर सकता है कि मेरी अयोग्यता हटाई जाए। तो 6 माह के बाद वो कभी भी आवेदन कर सकता है कि श्रीमान हमारी अयोग्यता हटाई जाए, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। फिर जो भी अधिकारी जो सुन रहा है उसको उचित कारण लगते हैं तो वो हटा सकता है, ठीक है। परंतु यदि न्यायालय ऐसी अयोग्यता हटाने से इनकार कर देता है तो दूसरा आवेदन 3 माह की समाप्ति से पूर्व दाखिल नहीं किया जाएगा। परंतु यदि न्यायालय अयोग्यता हटाने का आवेदन क्या कर देता है, नामंजूर कर देता है या निरस्त कर देता है। परंतु यदि न्यायालय अयोग्यता हटाने का आवेदन या अयोग्यता हटाने से इनकार कर देता है, इनकार कर देता है, तो दूसरा आवेदन तो दूसरा आवेदन 3 माह की समाप्ति से पूर्व दाखिल नहीं किया जाएगा। तो दूसरा आवेदन 3 माह की समाप्ति से पूर्व दाखिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही है इसका। ये कह रहा है कि अयोग्यता हटाने के लिए 6 माह के बाद आप आवेदन कर सकते हो, और जो आपने आवेदन किया मान लो उस आवेदन को ही न्यायालय ने निरस्त कर दिया तो फिर 3 माह फिर वेट करना पड़ेगा। 3 माह के बाद फिर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। पहला तो 6 माह के बाद कर सकते हो आप, 6 माह हो जाए तो आप आवेदन कर सकते हो। दूसरा, न्यायालय ने अगर आपका जो है योग्यता हटाने का आवेदन निरस्त कर दिया है तो फिर 3 माह और वेट करना पड़ेगा। 3 माह के बाद फिर से आप आवेदन अपनी अयोग्यता हटाने के लिए कर सकते हो, ठीक, यही है इसमें। अब सेक्शन 24 है पृष्ठांकन। सेक्शन 24 क्या है, पृष्ठांकन। इसमें क्या है, पृष्ठांकन। ठीक, सेक्शन याद रखना है इसमें। वह न्यायालय या प्राधिकारी जिसने अयोग्यता का आदेश दिया था ऐसी अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकन करेगा। तो कौन कौन कर सकता है, न्यायालय और अधिकारी। वह न्यायालय या अधिकारी, कौन सा न्यायालय और अधिकारी, ये प्राधिकारी लिख लो या अधिकारी एक ही बात है, प्राधिकारी लिख लो। वह न्यायालय या प्राधिकारी जिसने अयोग्यता का आदेश दिया है, हाँ, जिसने अयोग्यता का आदेश दिया है, ठीक है। क्या कर सकता है, लिखा नहीं आगे, पृष्ठांकन, पृष्ठांकन कर सकता है, ठीक। तो वह न्यायालय अधिकारी जिसने अयोग्यता का आदेश दिया है पृष्ठांकन कर सकता है। लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, पृष्ठांकन पढ़ ही रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतना लिख सकते हैं, वह न्यायालय या अधिकारी पृष्ठांकन कर सकता है। ठीक है, तो वो न्यायालय या अधिकारी क्या कर सकता है, जिसने अयोग्यता दी है वो पृष्ठांकन करेगा। लिखना नहीं पड़ेगा कि भाई अयोग्य हो गए हैं, ये सब प्लॉट है, उस पर टिक लगा देते एक तरीके से, है ना, लगा देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि चालन अनुज्ञप्ति उसके पास है तो न्यायालय में पेश होते वक्त वह चालन अनुज्ञप्ति अपने पास लाएगा या अपने साथ लाएगा। अगर अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति के पास है, सीधा लिख देते हैं, यदि अनुज्ञप्ति जब्त तो नहीं हुई है उसी के पास है, अनुज्ञप्ति उसी व्यक्ति के पास है,
तो न्यायालय में उपस्थिति के समय उपस्थिति के समय चालन अनुज्ञप्ति साथ लाएगा। भाई आपका अगर लाइसेंस संबंधी है और आप पे खुद पे है, अभी जब्त नहीं हुई है, तो फिर न्यायालय में आप अपनी चालन अनुज्ञप्ति खुद लेकर के पहुंचेंगे। जिस तारीख को भी बुलाया जाएगा अपनी अनुज्ञप्ति लेकर के खुद पहुंचेंगे। यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए दोषित किया जाता है तो न्यायालय ऐसी चालन अनुज्ञप्ति पर ऐसे दंडादेश का पृष्ठांकन करेगा। सीधा लिख देते हैं, यदि 3 माह से अधिक, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना ये वाली फैक्ट को, कि न्यायालय पृष्ठांकन कब करेगा। न्यायालय पृष्ठांकन करेगा जब 3 माह से अधिक की सजा हो। यदि 3 माह से अधिक अवधि के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय पृष्ठांकन करेगा। न्यायालय क्या करेगा, पृष्ठांकन करेगा। ठीक है, अब पृष्ठांकन क्या करेगा ये तो सभी जानते हैं, लिख देगा कि फलाना फलाना अपराध किया है इन्होंने, ये सब लग जाता है। ठीक है, तो अगर 3 माह से अधिक का अपराध किया तभी पृष्ठांकन करेगा, वैसे नहीं करेगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि पृष्ठांकन न्यायालय कब कर रहा है, जब 3 माह से अधिक अवधि का आपने अपराध किया है तो फिर पृष्ठांकन करेगा न्यायालय। ठीक है, अभियोजन जो प्राधिकारी है, अभियोजन प्राधिकारी, आगे लिख लीजिए, अभियोजन प्राधिकारी पृष्ठांकन की सूचना किसको भेजेगा, जिसने अनुज्ञप्ति, जिसने जो है अनुज्ञप्ति जारी की थी। अभियोजन अधिकारी पृष्ठांकन की सूचना जो है ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी। तो अभियोजन प्राधिकारी पृष्ठांकन की सूचना अनुज्ञप्ति जारी करने वाले, अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को भेजेगा। ठीक है, अनुज्ञापन प्राधिकारी जो है अनुज्ञप्ति किसको भेजेगा, जिसने जारी किया था। कौन भेजेगा, अभियोजन प्राधिकारी भेजेगा, याद रखें, अभियोजन प्राधिकारी। ठीक है, जो मामला चल रहा है, जो अभियोजन हो रहा है, वो प्राधिकारी, उसकी सूचना जो है जिसने भी अनुज्ञप्ति जारी की थी, जिस अधिकारी में की थी, उसको सूचना भेजी जाएगी। अब मान लीजिए अगर कोई अपील न्यायालय है और अपील न्यायालय आदेश बदल लेता तो उसकी भी सूचना भेजी जाए, वो अपन दोबारा नहीं लिख रहे, बस इतने ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ऊपर के 3 पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर ये वाला पॉइंट इसका महत्वपूर्ण, कि जो अनुज्ञप्ति जो है पृष्ठांकन जो न्यायालय करता है वो कब करेगा, जब 3 माह से अधिक का जो है अपराध कारित किया हो, तो ऐसे मामलों में न्यायालय क्या करता है, पृष्ठांकन जो है कर देता है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 25 सेक्शन 25 कहता है पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति का दिया जाना। अब ये पृष्ठांकन का उतारा जाना है, का उतारा जाना, एवं पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति
का दिया जाना। रहित चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना। भाई अब पृष्ठांकन लगा तो सारा मैटर निपट गया, तो पृष्ठांकन भी हटाया जाएगा और बिल्कुल फ्रेश जो है आपको जो है क्या दी जाएगी, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। तब तक नहीं हटाया उतारा जाएगा जब तक वह व्यक्ति उसका हकदार नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो आप जानते ही हैं कि तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक आप उसको हटाने के हकदार नहीं हो जाते। ठीक है, इसमें लिखिए तब तक नहीं हटाया जाएगा, तक नहीं हटाया जाएगा कब तक नहीं हटाया जाएगा, ये उतारा जाएगा, हटाया जाएगा या उतारा जाएगा, दोनों बातें हैं। जब तक वह व्यक्ति उसका हकदार नहीं हो जाता, जब तक वह व्यक्ति उसका हकदार नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक हकदार नहीं होंगे तब तक थोड़ी ना पृष्ठांकन हटाया जाएगा। दूसरा, यदि पृष्ठांकन आवश्यक है एवं चालन अनुमति न्यायालय के पास नहीं है, ये कह रहा है यदि पृष्ठांकन आवश्यक है एवं चालन अनुज्ञप्ति न्यायालय के पास नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि पृष्ठांकन न्यायालय को करना है, न्यायालय पे अनुज्ञप्ति ही नहीं है, तो क्या करेगा न्यायालय। तो दो कंडीशन है, यदि उस व्यक्ति के पास है तो 5 दिन के भीतर या अनुज्ञात समय के भीतर न्यायालय में पेश करेगा। सीधा लिख देते हैं, यदि उस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति के पास है तो 5 दिनों के भीतर या अनुज्ञात समय के भीतर क्या करेगा, न्यायालय में पेश करेगा। पेश करेगा। ठीक है, अगर न्यायालय पे नहीं है तब की बात कह रहे हैं, और आपके मान लो आपकी अनुज्ञप्ति निलंबित हो रही है और आपके पास न्यायालय के पास आपकी अनुज्ञप्ति नहीं है, तो क्या करोगे, या तो सीधा बताया कि 5 दिन में पेश कर दो, या फिर अनुज्ञात समय, न्यायालय ने आपको 10 दिन का टाइम दे दो तो 10 दिन में पेश कर दो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुज्ञात समय मतलब जितना न्यायालय ने समय दिया वो अवधि, नहीं तो 5, अगर न्यायालय ने कोई समय नहीं दिया तो 5 दिन के भीतर तो आपको न्यायालय में पेश करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो 5 दिनों के भीतर अगर आपके पास है तो न्यायालय में आपको उस अनुज्ञप्ति को पेश करना पड़ेगा। कब, जब न्यायालय को उस पर पृष्ठांकन करना हो, आवश्यक हो तब। ठीक है, यदि बाद में चालान अनुज्ञप्ति उसके पास आ जाती है तो प्राप्ति के पश्चात 5 दिनों के भीतर, यदि बाद में आ जाती है, यदि बाद में आ जाती है तो आने के 5 दिनों के भीतर, ये भी वही बात है कि ये कह रहा है कि उस व्यक्ति पर भी नहीं थी लेकिन बाद में आ गई, कार्रवाई वारवाई करी पुलिस वालों ने, उसके बाद उसकी अनुज्ञप्ति उसको दे दी कि लो रखो भैया। अब जब भी इसके पास आ जाती है तो 5 दिनों के भीतर न्यायालय में ये फिर से पेश कर देगा। अगर पहले से ही है तो 5 दिनों में या अनुज्ञात समय में, बाद में आ गई है तो भी 5 दिनों के भीतर जो है न्यायालय में क्या कर सकता है, या अनुज्ञप्ति को पेश कर देगा। यदि समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति न्यायालय में पेश नहीं की जाती तो उस समय तक प्रभावहीन रहेगी जब तक न्यायालय में पेश नहीं कर दी जाती। यदि समय के भीतर अनुज्ञप्ति न्यायालय में पेश नहीं की जाती
तो उतनी अवधि के लिए क्या हो जाएगी, निलंबित बनी रहेगी। मतलब ये है कि अगर आप 15 दिन नहीं पेश करोगे तो 15 दिन वो कोई काम की नहीं रह जाएगी। अगर आप न्यायालय में 15 दिन पेश नहीं करते तो अब आप कहोगे कि वो तो निलंबित, वैसे ही निलंबित नहीं है वो तो, अभी न्यायालय में 5 दिन के भीतर आपको पेश करना, उसमें न्यायालय टीप लगाएगा, निलंबित करेगा, वो वाली बात अलग है कि आप अगर अगर न्यायालय में पेश नहीं करते तो जो आपकी अनुज्ञप्ति है उतनी अवधि के लिए, जितनी अवधि तक आप न्यायालय में पेश नहीं करते, क्या बनी रहेगी, सस्पेंडेड बनी रहेगी, निलंबित बनी रहेगी। ठीक है। तीसरा है इसमें, यदि 3 वर्ष के भीतर कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन नहीं किया गया है तो अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण पर एवं ₹5 की फीस देने पर पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। देखिए कितनी फीस है, ₹5, 5 ही है, कंफर्म कर लेना, ₹5 ही। यदि 3 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर, ठीक है, दोबारा नहीं किया उसने अपराध, यदि 3 वर्ष के भीतर कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन नहीं किया गया है, कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन नहीं किया गया है, ये कह रहा भाई 3 साल के भीतर कोई अतिरिक्त, मतलब दोबारा कोई एक ही पृष्ठांकन होकर रह गया, फिर नहीं, मतलब कोई अपराध ही नहीं किया तो पृष्ठांकन कहाँ से होता, 3 वर्ष के बाद कोई अपराध नहीं किया तो कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन भी नहीं हुआ। ठीक है। तो अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण पर एवं ₹5 की फीस देने पर, तो अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण पर एवं कितने रुपए की, ₹5 की फीस देने पर, ठीक है, आप अनुज्ञप्ति सौंप दोगे, देना तो पड़ेगी, पृष्ठांकन हटवाना तो पेश नहीं करना पड़ेगी, तो अनुज्ञप्ति पेश करो और ₹5 साथ में फीस दो, उसके बाद फीस देने में पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। पृष्ठांकन रहित, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, यही फैक्ट, ये वाला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, पूरा पूरा ये जो हेडिंग है इसका पूरा मतलब यही है, इसी पॉइंट में कि अगर 3 वर्ष के भीतर कोई अतिरिक्त आपका पृष्ठांकन नहीं हुआ है तो जो है आपकी जो है अनुज्ञप्ति, आप जो फीस आपको क्या करना पड़ेगा, अनुज्ञप्ति को पेश करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ₹5 का शुल्क देना पड़ेगा, जो भी फीस है, उसके बाद जो है आप पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के हकदार हो जाओगे, आपको पृष्ठांकन हटा करके मतलब अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जाएगी। परंतु गति सीमा का उल्लंघन का पृष्ठांकन है तो 1 वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त करने का हकदार होगा। ये इधर ही से लिख दी, यदि गति सीमा का पृष्ठांकन है, गति सीमा के उल्लंघन का, के उल्लंघन का पृष्ठांकन है तो 1 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकता है। 1 वर्ष के 1 वर्ष की समाप्ति पर, 1 वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अधिकारी होगा, अधिकारी होगा क्या, हकदार होगा, सीधी बात, हकदार होगा। मतलब ये है कि अगर तेज सीमा वाला अपराध आपने किया, गति सीमा संबंधी जो है पृष्ठांकन लगाया कि तेज गति से वाहन चला रहे थे, तो ऐसे मामले में जो पृष्ठांकन जो है आपकी जो है अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है, कब, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद आप आवेदन कर सकते हो और आप पृष्ठांकन रहित अनुज्ञप्ति
प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, जब अनुज्ञप्ति बहुत पहले बना करती थी, एक किताब टाइप की बनती थी, किताब बनती थी 3-4 पन्ने की। ऐसे ही आपके लाइसेंस भी ऐसे ही बना करते थे, जो बंदूक वगैरह के, वो भी किताब में ही टाइप के बनते थे। तो उसमें न्यायालय बढ़िया आराम से चला देता था। आजकल तो कार्ड बनने लगे, तो उसमें क्या होता है, फिर कार्ड में अलग से पन्ना लगा के चिपका के कर देते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। अब तो पृष्ठांकन वैसे हो नहीं सकता ना, तो पहले क्या था, किताब ही चढ़ती थी, वही में लिख देते थे। अब तो ऐसा होते नहीं, अब तो कार्ड बनते हैं, है ना, चिप वाले, तो वो चिप बिप में डाल देते हैं, पूरी डिटेल अपडेट हो जाती है ना चिप, उसमें डाल देते हैं हिसाब पृष्ठांकन है, और ऊपर से लिख भी देते हैं। वो आजकल मार्कर वैसे आते हैं, उस पर सिग्नल वगैरह बना देते होंगे, जो भी अपना प्रक्रिया हो उनकी, उस तरीके से वो जो है उसको कर लेते हैं। अब देखिए 25A है, सेक्शन 25A। 25 से कहता चालन अनुज्ञप्ति का राष्ट्रीय रजिस्टर, चालन अनुज्ञप्ति का सेक्शन याद रखना है ये, राष्ट्रीय रजिस्टर। भाई कौन बनवाएगा, राष्ट्रीय की बात आएगी तो केंद्र सरकार ही बनवाएगी। कौन बनवाएगा, केंद्र सरकार रखेगी अपने पास, केंद्र सरकार। बस इतना ही लिखना है, और ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, केवल हेडिंग याद रखना। एक राष्ट्रीय रजिस्टर होगा, चालन होंगे। राष्ट्रीय रजिस्टर मतलब पता रहेगा कि कौन कौन क्या, मतलब एक डाटा है। केंद्र पे भी रहना जरूरी है, राज्य पे भी रहना जरूरी है। भाई राज्य सरकार पे भी अपना रखता है, तो केंद्र भी रखता है। भाई केंद्र को भी तो पता पड़ेगा इस देश में कितने वाहन है, कौन कौन के नाम रजिस्टर्ड है, तो एक वो रजिस्टर रहता है इनके पास। ठीक है, राष्ट्रीय रजिस्टर, जो भी व्यक्ति हैं जितने भी हैं, पूरा डाटा रहता है। ठीक है, कौन रखती, केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है। ये अलग से सेक्शन जोड़ा गया है, राज्य तो रखता ही था, केंद्र कह रहा है कि हम भी रखेंगे। आप अब बार बार कौन डाटा मंगाया आपसे, तो एक हम भी रखेंगे। अगर नहीं रखती राज्य केंद्र, तो क्या करना पड़ता, राज्य से मंगाना है, फिर टाइम लग रहा है, राज्य भेज रहा है पता, तो वो क्या कहते हैं, हम भी रखेंगे। भाई तुम रखते हो, हम भी रखेंगे। एक डाटा मतलब कॉपी में बना लो, एक हमें भी दो, जो भी आपके राज्यों में है। तो राज्य बाई राज्य जो लोग रखे रहते हैं, राष्ट्रीय रजिस्टर रखे रहते हैं। राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, ये था कौन सा, केंद्र राष्ट्रीय रजिस्टर 25 में, और चालन राज्य का रजिस्टर कहाँ है, 26 में है। राज्य, ठीक है, चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना। ये भी हेडिंग याद रखना है इसमें। ये कौन रखेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है, राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में रखेगी जैसा केंद्र सरकार विहित करे। तो राज्य सरकार कैसे प्रारूप, जो केंद्र सरकार बताएगा उस मॉड्यूल में उस तरीके से रखेगी। राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केंद्र सरकार, या केंद्र सीधा लिख लीजिए, जो केंद्र राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो केंद्र तय करे रखेगी। ठीक है, तो जैसा केंद्र सरकार ने बताया है, उस हिसाब से राज्य सरकार एक अपना रजिस्टर बना करके रखेगी। सेक्शन 27 और आपका 28, केवल हेडिंग याद रखना है। सेक्शन 27 में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, सीधा लिख लीजिए, केंद्र की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, इस चैप्टर बाई चैप्टर है इसमें शक्तियां सब में। और सेक्शन 28 में है राज्य की नियम बनाने की शक्ति। इनमें कुछ नहीं लिखना आपको, राज्य की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, ये दो चैप्टर, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चैप्टर 2।
इसके बाद चैप्टर 3 है, 3 जो है वो कंडक्टर से संबंधित है, ये आज नहीं देखेंगे। चैप्टर 3 जो है आपका कंडक्टर से संबंधित है, कंडक्टर की जो अनुवृत्ति वगैरह होती है उससे संबंधित है। वो खैर छोटा वेब चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मंजिली गाड़ियों के और कंडक्टर के अनुज्ञापन से संबंधित है अध्याय 3। ठीक है, ये कल भी बैच लगेगा आपका, कल लगेगा 8:30 बजे। ठीक है, एक ही बैच लगेगा कल 8:30 बजे, आपका शनिवार है ना, कल 8:30 बजे मोटर व्हीकल का ही लगेगा आपका क्लास। ठीक है, तो 8:30 बजे कल मिलेंगे इसके लिए। ठीक, इसको पढ़ेंगे, फिर आगे का जो चैप्टर है 8:30 बजे से करेंगे शनिवार को। ठीक है, अभी मेजर एक्ट की क्लास में मिलेंगे।